नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा को देखा था। आज की वीडियो में हम भक्ति काल की कुछ अन्य काव्य प्रवृत्तियों को देखेंगे और उसमें आने वाले कुछ कवियों को देखेंगे। तो यदि आपने पिछला वीडियो कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर देख ले। तो चलिए आज शुरू करते हैं भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियों के बारे में। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे। और भी आगे आने वाली परीक्षाओं की, जैसे टीजीटी, पीजीटी, झारखंड एसएससी सीजीएल में हिंदी का जो पाठ्यक्रम लगा है उससे संबंधित मैं सभी पाठ्यक्रम को कवर करती जा रही हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपकी तैयारी हमारे चैनल के साथ बहुत अच्छे से हो पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ वीर काव्य के बारे में। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। कई बार परीक्षाओं में ये आया है कि रणमल छंद किसका है, तो श्रीधर का है। और डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य है ये, अर्थात श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण है कि डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो रणमल छंद है। और ये किसकी रचना है, तो श्रीधर की रचना है। कब की, तो 1454 ईस्वी की। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल, कहाँ के, ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां, कहाँ के, पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। अर्थात ये जो रणमल छंद है इसमें 70 छंद है, जिसमें ईडर के राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, अच्छे से देखिएगा। आगे भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित है। यहाँ कुछ कवि दिए हुए जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जो उसको मैं बताती हूँ, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो ग्रंथ है उसके कवि है नल्ल सिंह। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है नल्ल सिंह, ठीक है। इसमें 42 छंद हैं और विजयपाल तथा पंग के युद्ध का वर्णन है इसमें। बाकी जो रचनाएं हैं बस एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम प्रबंधात्मक चरित्र काव्य को देख लेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य कौन सा है, तो प्रद्युम्न चरित, इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य निम्नांकित है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है पंच पांडव चरितराज शालिभद्र सूरी का। और एक थोड़ा महत्वपूर्ण है कुमारपाल रासो देवप्रभ का। बाकी आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। आगे हम कुछ नीति काव्यों के बारे में देख लेंगे और उनके कवि, जैसे सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना किसने की, तो पद्मनाभ ने की। आगे जो प्रश्न इससे मुख्य रूप से पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, जैसे कि नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कवि नीतिकार है, तो ये कुछ कवियों के नाम है जिसे आपको अच्छे से देख लेना पड़ेगा। ये सभी नीतिकार कवि हैं कि कभी भी परीक्षा में पूछे कि इनमें से कौन से नीतिकार कवि हैं या कौन से नहीं हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से हैं नीतिकार कवि। इनमें जो प्रमुख रचना है वो है बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ये रचना याद रखिएगा, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक नीति काव्य में। आगे देखिए कुछ अकबरी दरबार का काव्य दिया गया है, जिसमें भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं टोडरमल, नरहरि, बीरबल, तानसेन, गंग कवि, पृथ्वीराज एवं रहीमदास है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ ग्रंथों में। इनमें जो सबसे प्रमुख माना जाता है रहीमदास का, जैसे कि दोहावली या सत्सई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकुम, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है रहीमदास की सभी रचनाएं। रचनाओं को तो अलग से याद कर लीजिएगा, साथ साथ इन रचनाओं को क्रम से भी याद रखिएगा, क्योंकि रहीमदास की रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन दरबारी
कवि है तो आपको याद रखना है रहीमदास और उनकी सभी रचनाओं को क्रम के साथ। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेंगे, जैसे कि कवि गंग बीरबल के बाल सखा थे तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कौन? गंग कवि। ठीक है। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, इस कारण नूरजहां ने उसे ईर्ष्यावश हाथी से कुचलवा दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस कवि को हाथी से कुचलवा दिया गया था, तो कवि गंग को कुचला दिया गया था। गंग कवि ने क्या किया था? तो शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिख दिया था। ठीक है। इसी कारण नूरजहां ने ईर्ष्या के कारण उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। गंग कवि को बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। आगे देखेंगे कवि गंग का अंतिम छंद क्या है। कबहुम ना भणुआ रन चढ़े, कबहू ना वाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। ठीक है। तो इसे बस एक बार देख लीजिएगा। आगे देखेंगे भिखारी दास ने गंग कवि के संदर्भ में क्या लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तुलसी गंग दुवो भयसु कविन के सरदार। ठीक है। ये गंग कवि के बारे में भिखारी दास ने लिखा है। नेट की परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे रहीमदास का मूल नाम क्या था। अब्दुल रहीम खान खाना। आपको पता भी होगा कि अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास का मूल नाम था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है और बहुत महत्वपूर्ण है। दोहावली, जिसमें 300 छंद हैं, ब्रज भाषा की रचना है और नीति के दोहे हैं। दोहावली में नीति के दोहे हैं किसके? रहीमदास के। नगर शोभा में 144 छंद है, ब्रज भाषा की रचना है। इसमें विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है श्रृंगार सोरठा, जिसमें 6 है छंदों की संख्या, ब्रज भाषा की रचना है और श्रृंगार का वर्णन है। अगला मदनाष्टक है, जिसमें 8 छंद है और ये खड़ी बोली की रचना है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन है मदनाष्टक में। अगला है बरवे नायिका भेद, जो कि अवधि की रचना है और इसमें नायिका भेद का निरूपण किया गया है। इस प्रकार ये सभी रचनाएं रहीमदास की बहुत महत्वपूर्ण है और आपने पहले भी अभी पढ़ा कि रहीमदास क्या है? नीतिकार कवि है, तो इसे याद रखिएगा, परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछते हैं। आगे देखेंगे बरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानु दत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि बरवे नायिका भेद रहीमदास की रचना, जिसकी भाषा अवधि है और यह प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। क्योंकि अब भक्ति काल के बाद हम चलेंगे रीति काल के बारे में, तो इसे माना जाता है कि यह प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। और इसकी रचना किसके आधार पर हुई है? तो संस्कृत के भानु दत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। अगला है कि रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रहीमदास जी का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ, जिसमें संस्कृत, फारसी और हिंदी तीनों भाषा का समावेश है खेल कौतुक जातकम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। अर्थात बहुत महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल की ये उक्ति की रहीमदास का हृदय कैसा था? वो द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की जरूरत नहीं है उनको, वे तो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त थे। इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण रीति काव्यों को। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। सर्वप्रथम कवि की बात की जाए रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से तो कौन है? कृपाराम है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कृपाराम को। सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है और बहुत महत्वपूर्ण है कि कृपाराम जी की हित तरंगिणी 5 तरंगों में विभक्त है। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। रीति काव्य की यह रचना है हित तरंगिणी दोहा छंद में।
हित तरंगिनी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और इसकी भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। छंद की बात करें तो दोहा छंद है और भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा है हित तरंगिनी में। और हिंदी सतसई काव्य परंपरा का भी यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन? कृपाराम की हित तरंगिनी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला देखेंगे भक्ति काल के कुछ अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि जो इस प्रकार है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जैसे कि रचना में हनुमान नाटक, दूषण विचार, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है बलभद्र मिश्र जी का। ठीक है, हनुमान नाटक और दूषण विचार। वहीं मोहनलाल मिश्र का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रृंगार सागर, कभी कभी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगार सागर किसकी रचना है? तो मोहनलाल मिश्र की रचना है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है मुबारक कवि की तिलक शतक और अलग शतक। ये कभी कभी पूछते हैं कि अलग शतक और तिलक शतक किसकी रचना है? तो मुबारक कवि की रचना है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आगे एक दो अन्य कवि हैं जैसे कि नरोत्तम दास का नाम आता है। इनका जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। नरोत्तम दास की 2-3 रचनाएं महत्वपूर्ण है जैसे कि सुदामा चरित खंड काव्य, ध्रुव चरित और विचारमाला, जिसमें सुदामा चरित और ध्रुव काव्य बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो सुदामा चरित खंड काव्य किसकी है? तो नरोत्तम दास की है। ध्रुव चरित भी नरोत्तम दास की और विचारमाला भी नरोत्तम दास की है। इस प्रकार 3 रचनाएं नरोत्तम दास की आपको याद रखनी है, सुदामा चरित खंड काव्य, ध्रुव चरित और विचारमाला। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने भक्ति काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों को और उनकी रचनाओं को देखा। आगे हम रीतिकाल प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम टीजीटी, पीजीटी या फिर झारखंड एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हिंदी का जो पाठ्यक्रम है आप उसे कवर करा दें। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पिछली जो वीडियोज़ में मैंने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ाया है और उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्यों को टिक लगवाया है, विशेष रूप से पढ़ने को कहा है, वो सभी परीक्षाओं में हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की वीडियोस में भी मैं इन्हीं सब परीक्षाओं को ध्यान में रख करके आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि आप सबने मुझसे ये पूछा है तो मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगी, अलग अलग परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम क्या है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक क्या होंगी इसके बारे में। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ को प्राप्त कर सकें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।